ये यिरू ने एक तरफ देखा, अपना बायां पैर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी पिंडली में खिंचाव आया और ताकत आई। वह जियांग एचुन को एक गोल गोल किक मारने के लिए तैयार थी। सिर पर लात। इसकी ताकत को कंट्रोल करना मुश्किल है और बेवकूफी से किक मारना थोड़ा परेशानी भरा है। फिर भी बछड़े को लात मारो। ये यिरू अपने मन में अभ्यास कर रही थी। लेकिन जियांग एचुन ने जैसे ही अपना हाथ आधा घुमाया, वह उसे हिला नहीं सकी। एक हाथ से उसने उसकी कलाई पकड़ ली और जब उसने जोर से खींचा तो स्किन हड्डी से रगड़ खा गई और चरमराने की आवाज आई। एक और मोड़ के साथ जियांग एचुन ने दर्द में छोटे हथौड़े को छोड़ दिया। टकराना, कैंची नीचे आ गई। जियांग एचुन दर्द से झुक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ओह, यह टूटने वाला है, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर कि शेन यी ने अभी भी जाने नहीं दिया, उसने शेन यी को घूरा और गुस्से से डांटा, तुम एक कुत्ते हो जो अंदर और बाहर दोनों जगह खाता है और तुम असल में बाहर वालों की मदद करते हो। मुझे जल्दी जाने दो, बाहरी व्यक्ति। हाँ हाँ, शेन यी ने जियांग एचुन को ठंडी नजर से देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने पहले ये यिरू को बचाने के लिए उसे पीछे खींचा और फिर अपनी कलाई के एक झटके से उसे छोड़ दिया। शायद यह थोड़ी ज्यादा ताकत थी और जियांग एचुन ने ध्यान नहीं दिया और गलती से जमीन पर पानी के गड्ढे पर पैर रख दिया। अचानक उसका पैर फिसला, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी खो गया, वह कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर गया। जियांग एचुन एक पल के लिए ठिठक गई, जब तक कि उसे दर्द नहीं हुआ, और फिर उसने अपने कूल्हों को पकड़ा और चिल्लाई, अरे जल्दी आओ। दिन के उजाले में एक बड़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत मुझे धमका रहा है। जियांग रुओयुन हैरान रह गया, उसकी आंखों में यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन यी ये यिरू की वजह से उसकी मां के साथ कुछ करेगी। उसके मन में शेन यी का गुस्सा सबसे अच्छा है, लड़ाई झगड़ा तो दूर, गुस्सा होना भी बहुत कम होता है। यह कुतिया आपके इलाज के लायक क्यों है? जियांग रुओयुन का दिल बहुत ज्यादा असंतुलित, यहां तक कि बिगड़ गया। मेरे दिल में गुस्सा भर गया और वह बेमतलब की बातों में बदल गया। उसने शेन यी का कॉलर पकड़ा और जोर से खींचते हुए गुस्से से चिल्लाई, शेन यी, तुमने सच में इस कुतिया की वजह से मेरी मां को धक्का दिया। मदर जियांग एक साथ चिल्लाई, ओह, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं, जल्दी आओ। मां और बेटी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। मास्टर लियू और उनके आसपास के सभी लोग उन्हें बेपरवाही से, यहां तक कि गुस्से से भी देख रहे थे। अध्याय 31। पिताजी, किसी ने मुझे धमकाया, ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? यह बहुत बदबूदार और बेशर्म है। मास्टर शेन बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर भी वे एक दूसरे को गाली देते हैं। ऐसी खूबसूरत जवान औरत की तरफ इशारा करना भी एक फूहड़पन है, एक फूहड़पन। तुम दोनों को हिम्मत किसने दी? क्या आप किसी को मर्डर वेपन से घायल करने की हिम्मत रखते हैं? जियांग म्यू और जियांग रुओयुन पूरी तरह से गुस्से में थे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मैं पादना चाहता हूं। पहले मैं तुम्हें एक बड़ा ब्लो जॉब देता हूं। ये यिरू भी हैरान रह गया। वह हैरानी से शेन यी की लंबी और उदार पीठ को देखता रहा। मेरा दिमाग खाली हो गया। इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेन यी का हाथ बहुत बड़ा और गर्म है, बहुत सुरक्षित। क्या यह वही बॉयफ्रेंड पावर है जिसके बारे में जियाओमेन ने बात की थी? यह भरा हुआ है। कैसे करें? मेरा चेहरा बहुत गर्म है। मैं बेहोश होने वाला हूं। शेन यी ने जियांग रुओयुन की कलाई पकड़ी और खींची, लेकिन उसने उसे दूर नहीं खींचा। जियांग रुओयुन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके नाखून उसके मांस में चुभ गए। शेन यी ने एक गहरी सांस ली, उसे जोर से खींच लिया। फुफकार। निश्चित रूप से खून बह रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। हालांकि शेन यी बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने धैर्य से कहा, जियांग रुओयुन, शांत हो जाओ। यह आंटी जियांग थीं जो कैंची से किसी को चोट पहुंचाना चाहती थीं और मुझे चिंता थी कि वह उसे रोकने के लिए कुछ गलत काम करेंगी। जियांग रुओयुन पीछे हट गया। उसकी लाल कलाई देखकर वह शेन यी की बात बिल्कुल नहीं सुन सका। उसे बस इतना पता था कि शेन यी ने उसकी कलाई को बहुत जोर से पकड़ा और फिर उसे जोर से खींच लिया। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वह पागलों की तरह चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कुछ करने की? इसे करें। शेन यी लगभग गुस्से से हंस पड़ी। वह खुद को बहुत संयमित मानते हैं। मां और बेटी की तरफ से मजाक और बेइज्जती का सामना करते हुए उसने एक भी गाली नहीं दी। वह बहुत गुस्से में है, लेकिन गुस्से में वह अपना आपा नहीं खोएगा और ऐसा काम नहीं करेगा जिसका उसे पछतावा हो। यह ड्रैगन किंगडम है, एक ऐसा समाज जो कानून से चलता है। यह कोई नॉवेल नहीं है। गुस्से में आकर 5 कदम तक लोगों का खून बहाया जाता है और परिवार को मार डाला जाता है।
उसे बहुत कुछ सोचना है। उसके पास अभी भी योयो, माता पिता, बहन और येरू हैं। जियांग रुओयुन के परिवार की खुशी के लिए लायक नहीं। जरूरी नहीं। फिर पुलिस को बुलाओ। सुपरमार्केट पर नजर रखी जा रही है, इसलिए जियांग रुओयुन झगड़ा कर रही है और परेशानी खड़ी कर रही है ना? क्या मदर जियांग ने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की? शेन यी ने शांति से जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचा, फिर पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि ये येरू का चेहरा पके सेब जैसा था, उसके सिर के ऊपर से भाप निकल रही थी और उसका शरीर भी गिरने ही वाला था। जल्दी से कहा, ये रो, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये येरू हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसका सिर पेस्ट की गेंद में बदल गया है। पूरी दुनिया धुंधली थी, केवल शेन यी का चेहरा साफ था। शेन यी ने ये येरू का कंधा पकड़ा और उसे काफी देर तक हिलाया। ये येरू का पूरा शरीर पानी के एक गड्ढे में बदल गया, मानो उसकी हड्डियां खींच ली गई हों। यह बहुत ही नरम था। सचमुच बेबस होकर शेन यी ने एक हाथ से ये येरू की कमर को सहारा दिया और अपना अंगूठा उसके ऊपर दबाया। यह दुखदायक है। ये येरू तुरंत जाग गया। अपने छोटे से हाथ से अपना मुंह ढकते हुए उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, शेन यी, तुम क्या कर रही हो? शेन यी ने राहत की सांस ली। तुम आखिरकार जाग गए। मुझे लगा था कि तुम बेहोश हो जाओगे। मैंने चुपके से अपनी उंगलियां रगड़ी। मेरे ऊंट बहुत मुलायम थे। शेन यी और ये येरू को फ्लर्ट करते देख जियांग रुओयुन ने खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या मैं खुद को लंबे समय तक डांटने में सहयोग कर रहा हूं? वह गुस्से से कांप उठी। मां जियांग बहुत देर तक रोती रहीं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आपके आसपास के लोग इतने गुस्सैल क्यों हैं? स्मार्ट जियांग एचुन ने इस बारे में सोचा और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचे। आपको लग रहा होगा कि शेन यी ने हद पार कर दी है और मुझ जैसे बूढ़े आदमी को परेशान किया है, इसलिए आप बहुत गुस्से में हैं, है ना? तो फिर क्यों न आप खुद आकर अपनी मदद करें? जियांग एचुन, जिसने कई डॉयन न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थीं, उसे पता था कि यह ब्लैकमेल होने के डर के अलावा और कुछ नहीं था। इस तरह यह बात समझ में आती है। अफसोस है कि वे मुझे समझते नहीं हैं। मेरे जैसे अच्छे दिल वाले से वे पैसे कैसे ऐंठ सकते हैं? यह सोचकर जियांग एचुन भावुक हो गईं और उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। आउच, मेरी कमर। शेन यी, तुम कातिल हो। सभी भाई बहन आकर देखो। मैं आह, यह क्या है? जियांग एचुन तुरंत उछल पड़ी और घबराहट में अपनी छाती पीटने लगी। वह आधा घायल कैसे दिख सकता है? आसपास के लोगों की नजरें और भी ज्यादा नफरत भरी थीं। मैंने देखा कि जियांग एचुन के कपड़ों से एक हथेली के आकार का ऑक्टोपस कसकर चिपका हुआ था। ऑक्टोपस को खतरा महसूस हुआ और स्याही बाहर निकल आई। आह, कौन? ऑक्टोपस किसने खो दिया? जियांग एचुन अभी भी छटपटा रहा था जब उसने इस घिनौने टेंटेकल जीव को देखा। बहुत घिनौना। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे पकड़ सके और डर के मारे कांपने लगी। संदिग्ध मास्टर लियू ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, मुझे माफ करना मैडम, मेरा हाथ फिसल गया। जियांग एचुन ने तुरंत जियांग रुओयुन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, रुओयुन, जल्दी करो, माँ को इसे पकड़ने में मदद करो। जियांग रुओयुन को लगा कि उसका पूरा चेहरा गर्म हो गया है। उसे शर्म आ रही थी। हिम्मत करके उसे पकड़ लो, लेकिन ऑक्टोपस बड़ा नहीं है और उसमें बहुत इंक है। उत्सर्जन? क्या? मेरे कपड़े? जियांग रुओयुन एक भूतिया चीख के साथ उछल पड़ा और उसकी असली लाल शर्ट का एक बड़ा हिस्सा काले रंग से रंग गया। बालों पर स्याही भी लगी हुई थी, जो बालों के सिरों से बहकर भारी मेकअप वाले चेहरे के साथ मिल गई और एक बड़ा हिस्सा तुरंत फैल गया, एक बिगड़ी हुई शैतान की तरह। यह मजेदार सीन देखकर आसपास के लोग धीमी आवाज में हंसे बिना नहीं रह सके। यह इसके लायक है। मास्टर लियू ने बहुत अच्छा काम किया। मास्टर लियू ने तुरंत कहा, बकवास मत करो, मैं सावधान नहीं था। हाँ, आप सावधान नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि मीठे पानी की मछली बेचने वाले स्टॉल में सिर्फ ऑक्टोपस ही क्यों है। क्या वह एक जोकर की तरह दिखती है? ये माँ और बेटी इतनी घिनौनी हैं कि मेरा लंच लगभग उल्टी हो गया। क्या बुढ़िया को अपने पैर महसूस नहीं हुए? तुम इतनी खुशी से क्यों उछल रहे हो? माँ और बेटी चाहे कितनी भी मोटी चमड़ी की क्यों न हो, भीड़ का मजाक सुनने और यह सच सुनने के बाद कि वे अब सच में मुश्किल में हैं, उनके पास निराशा में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भागते समय जियांग रुओयुन ने मुड़कर एक क्रूर वाक्य कहा, शेन यी, बस मेरा इंतजार करो, मैं वीकेंड पर योयो से मिलने आऊंगा। शेन यी ने ये येरू का हाथ पकड़ा, एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अगले ही सेकंड
उसके हाथ में गर्म और मुलायम स्पर्श महसूस करते हुए शेन यी ने ये येरो का हाथ बिजली के झटके की तरह छोड़ दिया। खेद खेद, ये येरो ने गुस्सा होने का नाटक किया। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं? शेन यी के कान लाल हो गए। नहीं, मैंने अभी मछली मारी है और हाथ नहीं धोए हैं। ये येरो ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, पुची, वह पहले से ही एक पिता है, वह इतनी आसानी से क्यों शर्मा जाती है? जियांग रोयुन की दिव्य सहायता के बाद दोनों के बीच का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया। शेन यी ने सच्चे दिल से मास्टर लियू को धन्यवाद दिया। धन्यवाद मास्टर लियू। मास्टर लियू ने हाथ हिलाया। अरे, यह करना आसान है। ये दोनों औरतें बहुत घिनौनी हैं। मैं ऐसा करने से पहले उन्हें देख भी नहीं सकता था। शेन यी ने अपने आसपास के लोगों को फिर से धन्यवाद दिया। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर शेन, हमने कुछ नहीं किया। इस तरह की शैतान माँ और बेटी बहुत बुरी होती हैं। शुक्र है मास्टर शेन, आपने उसे तलाक दे दिया, वरना आपको हर दिन उससे नफरत होती। एक युवक ने सहमति में अपनी छाती थपथपाई। हाँ, मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो? भाई, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो तुम्हें आसानी से पीटा जा सकता है। उसके बाद शेन यी ने मेहमानों के लिए बची हुई मछली खत्म करने में मदद की और फिर उसने चावल, फ्रीजर और ये येरू को गले लगाकर मास्टर लियू को अलविदा कहा और चला गया। मास्टर लियू ने उन्हें नजरों से ओझल होते देखा। फिर वह मुस्कुराते हुए मुड़ा, सामान पैक करके घर जाने के लिए तैयार। आज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे अपने पोते के लिए सोने से पहले एक कहानी भी मिल गई है। वापस जाकर इसे थोड़ा बदल दो ताकि मैं दादा के तौर पर अपने बहादुरी भरे कामों के बारे में शेखी बघार सकूं। डिंग, प्रेस्टीज को 200 ड्रैगन कॉइन मिले हैं। सफाई करते समय मास्टर लियू ठिठक गए और अचानक पीछे मुड़कर देखा। कुछ देर तक हैरान रहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और भावुक होकर हंस दिया। यह मास्टर शेन सच में। सुपरमार्केट से बाहर निकलो। एयर कंडीशन की ठंडी हवा गायब हो गई और उसकी जगह तीखी गर्मी ने ले ली। यह देखकर कि शेन यी चावल के बैग को अपनी बाहों में हिला रहा है, उसने अपनी पोजीशन ठीक की। ये येरू ने कहा, शेन यी, मैं चावल लाने में तुम्हारी मदद कर दूं। शेन यी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं इसे पकड़ सकती हूँ, यह काफी हल्का है। इसे मुझे दे दो। ये येरू ने चावल का थैला छीन लिया। शेन यी मुस्कुराया और अपने दुखते हाथ को हिलाया। पार्किंग में आओ। फ्रीजर को फुटबोर्ड पर रखें और उस पर चावल का एक बैग रख दें। वहां पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। शेन यी कार में बैठ गई और आगे बढ़ी। कार में बैठ जाओ। ये येरू ने अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई, उस पर आराम से एक तरफ बैठ गई। एक हाथ शेन यी की कमर पर लपेटा और उसका चेहरा शेन यी की पीठ से सटा हुआ था। ठीक है, शेन यी को यह जानकर हैरानी हुई कि उसे ये येरू के गले लगने की आदत थी। सुबह से अब तक यह आधे दिन से भी कम है। क्या आप इतनी जल्दी हैक हो गए हैं? मुझे नहीं पता कि यूयुक्सी को येरू पसंद है या नहीं। जब शेन यी गाड़ी चला रही थी तो ये येरू ने चुपके से अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। खुली प्रतिष्ठा। स्कूबा डाइविंग करती छोटी सफेद म्याऊ पापा, किसी ने मुझे बुली किया। I_I। ये जियांगनान, रो मत लड़की, जल्दी से पापा को बता। ये येरू के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसकी उंगलियां तेजी से वर्चुअल कीबोर्ड पर टैप करने लगीं। फकफक करना। जियांग रोयुन, अगर आप शेन यी को धमकाने की हिम्मत करते हैं तो आप यह नहीं सोचेंगे कि यह मामला खत्म हो गया है। हालांकि आप और आपकी पत्नी कोई अपराध नहीं है, लेकिन आपको घुमाने के लिए जेल में ले जाना, आपका कन्फेशन रिकॉर्ड करना और चाय पिलाना, आपको 1 या 2 दिन के लिए हिरासत में रखना और फिर आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक करना अभी भी बहुत आसान है। मुझे नहीं पता कि जब पुलिस तुम्हें ले जाएगी तो तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन होगा। अब जियाओ लियू के लिए तस्वीरें लेने का समय है। चैप्टर 32। मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? इतना ज्यादा सिर? मिस्टर, ये लोहे के मुक्के से हमला करते हैं। ये जियांगनान बहुत खुश था क्योंकि मेरी बेटी ने 6 साल में पहली बार मदद के लिए उनसे संपर्क किया था। उसे नहीं पता था कि वह कौन इतना जिद्दी था कि उसने ये जियांगनान की बेटी को धमकाने की हिम्मत की। ये जियांगनान दिल से उनका बहुत आभारी था। अगर वह न होता तो ये जियांगनान को लगता कि वह रात में अपनी बेटी के साथ डिनर करेगा और उसे यह भी नहीं पता होगा कि क्या बात करनी है। मेरा प्यारा बेटा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं पक्का रूखा हो जाऊंगा। मेरा बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मेरी बेटी को फिर से मत भगाना। लेकिन धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी ये की लोहे की छड़ अभी भी गिर रही है। सेक्रेटरी लियू डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहे थे और उन्होंने मिस्टर ये की तरफ देखा जो बीच बीच में फोन स्क्रीन पर मुस्कुरा रहे थे।
हमेशा ऐसा लगता है कि फिर से परेशानी हो रही है। लियू लियू, आप यहाँ हैं मिस्टर ये जियांगनान ने ये येरू का भेजा हुआ मैसेज देखा और पूछा, क्या तुम यूनियन ब्यूटी को जानती हो? सेक्रेटरी लियू ने मन ही मन शिकायत की। यह छोटी सी कंपनी कहाँ से आई? यह कभी नहीं सुना। वह मिलियन से अधिक बाजार मूल्य वाली सभी कंपनियों को याद रखता है और यहाँ तक कि उन्हें उल्टा भी बोल सकता है, लेकिन इस तरह की बात सच में पता नहीं है। एर सेक्रेटरी लियू की हिचकिचाहट देखकर ये जियांगनान उन्हें जांच करने के लिए डांटने ही वाले थे। सेक्रेटरी लियू की सेक्रेटरी झांग मेइकी ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। बॉस, ये मुझे पता है। यह देखकर कि वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, ये जियांगनान का चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था। कहना झांग मेइकी ने जानकारी को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि इससे उसे कुछ हिम्मत मिलेगी। बॉस, यह एक ब्यूटी कंपनी है। यह शाही राजधानी में काफी मशहूर है। कंपनी की कई महिला कर्मचारी मेंटेनेंस के लिए यूनियन ब्यूटी सैलून गई हैं। अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से यह 1 साल पहले 5,000 मिलियन की मार्केट वैल्यू के साथ पब्लिक हुआ। हाल ही में इसने तीसरी ब्यूटी सैलून चेन बनाना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगता है कि कैपिटल टर्नओवर कम होने की वजह से प्रोजेक्ट आधे महीने के लिए रुक गया। ये शियांगनान ने ध्यान से चाबी पकड़ी और सेक्रेटरी लियू को मतलब से देखा। शियाओ लियू, जाकर देखो कि कौन सा बैंक इस कंपनी को लोन दे रहा है। मुझे लगता है कि यह कंपनी अभी बहुत रिस्क में है। सेक्रेटरी लियू ने जल्दी से मिस्टर यी की बातों को अपने मन में चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया। चाहे कोई भी बैंक हो, मेरे लिए इस कंपनी का लोन रोक दो। ठीक है मिस्टर ये, चलो इसे अभी करते हैं। सेक्रेटरी लियू के जाने के बाद ये शियांगनान ने झांग मेइकी को दोस्ताना मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम यहाँ नए हो? तुम्हारा नाम क्या है? झांग मेइकी सीधी खड़ी हो गई। अपनी फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उनका ऐसा स्टैंडर्ड मिलिट्री पोस्चर नहीं था। हाँ मिस्टर ये, मेरा नाम झांग मेइकी है। मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मैं अभी भी प्रोबेशन पीरियड में हूँ। ये जियांगनान ने सिर हिलाया। जियाओ झांग, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद मैं तुम्हें सीधे रेगुलर बना दूंगा। झांग मेइकी जब ये शब्द सुनती है तो हैरान रह जाती है और रेगुलर हो जाती है। शहरी टीवी ड्रामा की कुछ क्लिप मेरे दिमाग में घूम गईं और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वाह वाह, मैंने सिर्फ 1 महीने काम किया है। क्या मेरा बॉस मेरी बात नहीं मानेगा? ओह नहीं, यह बॉस का बॉस है। झांग मेइकी ने हिम्मत से ये जियांगनान की ओर देखा। मुझे लगता है कि मिस्टर ये काफी हैंडसम हैं। हालांकि वह अंकल हैं, लेकिन कम से कम हैंडसम अंकल तो हैं ही, और वह बहुत अमीर भी हैं। क्या आप वादा करना चाहते हैं? झांग मेइकी बहुत परेशान था। यह देखकर कि झांग मेइकी चुप है, ये जियांगनान ने त्योरियां चढ़ाई, मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और सब्र से इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद झांग मेइकी, जो मानसिक रूप से तैयार थी, ने शर्माते हुए दृढ़ता से अपना सिर उठाया। अपने हाथ में रखे डॉक्यूमेंट्स नीचे रखकर वह ये जियांगनान के पास गया। बॉस ये, मैं तैयार हूँ। ये शियांगनान को हमेशा लगता था कि छोटी लड़की अजीब हालत में है। ठीक है तो मैं। रुको मिस्टर ये, क्या आप मेरे बगल वाले लाउंज में जा सकते हैं? मैं ऑफिस में नहीं रहना चाहता। झांग मेइकी के बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आइए मिस्टर ये, क्या आज से आप मिस्टर ये की लवर बनने जा रही हैं? इसके बारे में सोचना थोड़ा रोमांचक है। ये शियांगनान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। नहीं, यह कोई सीक्रेट मिशन नहीं है, यह बस ऑफिस में है। झांग मेइकी ने अपनी आंखें खोली, डर के मारे दांत पीसते हुए कहा। लेकिन जब कोई बाद में आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? ये शियांगनान का सब्र जवाब दे गया। अगर तुम नहीं चाहते तो जाओ और सेक्रेटरी लियू को मेरे पास वापस बुलाओ। झांग मेइकी ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर उसने कांपते हुए कहा, मिस्टर ये, आप पहले उड़ान भरें या मैं पहले उड़ान भरूं? तभी ये जियांगनान ने प्रतिक्रिया दी। क्या यह लड़की सोचती है कि वह बिना कहे उस पर राज करना चाहती है? ये जियांगनान का चेहरा काला पड़ गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? छोटा अध्याय। क्या बात है मिस्टर ये जियांगनान के सिर और चेहरे पर डांट लगाने के बाद झांग मेइकी को पता चल गया कि उसने गलत समझा था। बाद में जब ये जियांगनान ने उसे काम समझाया तो उसने पूरे समय अपना सिर नीचे रखा, अपने पैर जमीन पर गड़ाए हुए। वह तुरंत इस दुनिया से चले जाना चाहती थी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्या यह साफ है? ये शियांगनान ने चाय का एक कप उठाया, उस पर फूंका और एक घूंट लिया। समझ गया मिस्टर ये। तो जाओ, तुम अभी भी वहां बेवकूफी से क्यों खड़े हो? ठीक है मिस्टर ये। झांग मेइकी ऑफिस से ऐसे भागा जैसे भाग रहा हो और थोड़ी देर बाद वापस मुड़ा और दरवाजा बंद कर लिया। वाह, मैं भविष्य में मिस्टर ये का सामना कैसे करूंगा?
इसके बाद झांग मेई की फुमिन रोड के पास नकली लेफू के पास गई और मिस्टर ये के दिए हुए फोन नंबर पर बात की। थोड़ी देर बाद मैनेजर वांग जल्दी से नीचे भागे। उसे एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव दें। फिर झांग मेई की जोश में भरी भीड़ में शामिल हो गए और पास के पुलिस स्टेशन में जाकर बताया कि कोई परेशानी खड़ी कर रहा है और हिंसा से दूसरों को घायल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को बहुत अहमियत दी और जिस चीफ ने 10.5 दिन से किसी को नहीं देखा था उसने खुद उससे इंटरव्यू लिया और कहा कि उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बादशाह को एक अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। जियांग रुओयुन और जियांग एचुन ने सुपरमार्केट का टॉयलेट थोड़ी देर के लिए साफ किया और फिर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। आज जो हुआ वह सचमुच परेशान करने वाला है। धत तेरे की शेनयी, मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा। जिंगल बेल जिंगल बेल। जियांग एचुन ने याद दिलाया, लड़की तुम्हारा फोन बज रहा है। मुझे पता है, मैं बहरा नहीं हूं। जियांग रुओयुन ने फोन उठाया और बेसब्री से पूछा, क्या बात है? यह अच्छा नहीं है। मिस्टर जियांग, लॉन्ग जिन ने अचानक कहा कि हमारी कंपनी का क्रेडिट खराब है और ऑपरेटिंग कंडीशन भी खराब है, जिससे लोन रुक गया। जियांग रुओयुन घबरा गई जैसे उसे बिजली गिर गई हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने दूसरे 2 ब्यूटी सैलून को जमानत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया? मिस्टर जियांग, मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि हमारा ब्यूटी सैलून एक रिस्क एसेट है और इसे गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन रकम आधी करनी होगी। जियांग रुओयुन ने लगभग मुंह भर पुराना खून थूक दिया। ऊंची आवाज में उसने कहा, आधा दबाव? वे इसे क्यों नहीं पकड़ लेते? मैंने भी यही कहा। और फिर? तब क्या हुआ? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यह देखकर कि जियांग रुओयुन का चेहरा बहुत बदसूरत था। जियांग एचुन ने अपना मुंह बंद रखा और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसका घमंडी आत्मविश्वास उसे उसकी बेटी ने ही दिया था। मैं अभी कंपनी जा रहा हूं। आपके सभी शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है मिस्टर जियांग। फोन रखने के बाद जियांग रुओयुन वहीं जम गया और कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। जियांग एचुन ने सावधानी से कहा, रुओयुन। जियांग रुओयुन ने सूंघते हुए कहा, माँ, मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। आप खुद टैक्सी लेकर वापस आ सकती हैं। बेटी, माँ तुम्हारे साथ आएगी। जियांग एचुन थोड़ा चिंतित था। लगता है रुओयुन कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अगर यह दिवालिया हो जाती है तो क्या वह अब अच्छी जिंदगी का मजा नहीं ले पाएगी? यह काम नहीं करेगा। रेरेन कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए होंगे। जियांग एचुन ने रुओयुन को ब्लाइंड डेट देने का मन बना लिया। इस बार चाहे जो भी हो, जब तक आपके पास पैसा है। अध्याय 33। जियांग रुओयुन ने कार चलाई और जियांग एचुन के साथ मिलकर वे एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग के नीचे की ओर भागे। यूनियन ब्यूटी कंपनी ने ऑफिस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल का आधा हिस्सा कंपनी हेडक्वार्टर के तौर पर किराए पर लिया। दालान टाटा टाटा। ऊंची हील वाले जूते टाइलों से टकरा रहे थे। इस समय जियांग रुओयुन का दिल बहुत बेचैन था। इस बार तीसरा ब्यूटी सैलून दूसरे प्रांत में बनाया गया। पूरा होने के बाद यह यूनियन ब्यूटी सीरीज का सबसे बड़ा ब्यूटी सैलून होगा और यह सबसे पूरी सुविधाओं वाला भी होगा। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को फाइनल करते समय उन्होंने सबको मनाने की पूरी कोशिश की और अपनी पूरी कोशिश और बहुत सारा पैसा लगाया। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बीच में ही अचानक फंड की कमी की बड़ी समस्या आ गई। अगर कम समय में बैंक लोन सपोर्ट नहीं मिला तो न सिर्फ कंपनी के स्टॉक की कीमत गिर जाएगी, बल्कि इससे भी बुरा यह होगा कि कंपनी दिवालिया भी हो सकती है। फिर वह बादलों पर गिर जाएगी। हालांकि यह एक एलएलसी थी, लेकिन बैंक्रप्सी का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन बुरी बात यह है कि उसके नाम की कई प्रॉपर्टी, जिसमें वह प्रॉपर्टी भी शामिल है जिसमें वह अभी रहती है, सभी बैंक के पास लोन के बदले में गिरवी रखी हुई हैं ताकि फंड की चेन बनी रहे। एक बार कैपिटल चेन टूट जाए, वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दरवाजा खाइले। कंपनी के जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट पहले से ही मेन सीट के दोनों तरफ बैठे हैं। सभी लेवल के एग्जीक्यूटिव एक तरफ और शेयर होल्डर दूसरी तरफ बैठे हैं। जियांग रुओयुन को देखकर सब लोग थोड़ा चुप हो गए। जियांग रुओयुन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि बैंक ने लोन देना बंद कर दिया है, इसलिए सभी को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वह गलत थी। नमस्ते, क्या मैं मिस जियांग रुओयुन हूँ? 2 सिक्योरिटी गार्ड आगे आए और प्यार से पूछा। जियांग रुओयुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं हूँ। क्या आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं? एक लंबे सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिर हिलाया। हाँ, सही है। हमारे पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को उत्साही लोगों से एक रिपोर्ट मिली कि आपने 8 बजे फुमिन रोड नंबर 268 पर नकली लेफू सुपरमार्केट में परेशानी भड़काई और इसका असर बुरा था।
अब जब सबूत पक्के हैं तो आपको हमारे साथ आना चाहिए और आइडियोलॉजिकल एजुकेशन लेनी चाहिए। जियांग रुओयुन घबरा गया। वह बचपन से ही कानून का पालन कर रही है और उसने कभी किसी सिक्योरिटी ऑफिसर को नहीं देखा है, लेकिन अब उसे गिरफ्तार करके सिक्योरिटी ब्यूरो भेजा जाने वाला है। हालांकि यह केवल विचारधारा की शिक्षा है, लेकिन यह उसके लिए बैंक के लोन कटने से भी ज्यादा डरावना है। तुम लोग बकवास कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड की एक और लड़की ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो पर क्लिक किया, जिसमें दिखाया गया था कि जियांग रुओयुन ने नकली कैरेफोर सुपरमार्केट में क्या किया था। मिस जियांग, प्लीज शांत हो जाइए। यहाँ आने से पहले हमने कुछ देखने वालों और सुपरमार्केट स्टाफ से पूछा था कि क्या हुआ था, इसलिए इस बार यहाँ आने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं। लंबे सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, अगर मिस जियांग इसे करने से मना करती हैं, तो हम इसे लागू करने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा समझदारी से काम लेंगी। बोलने के बाद उसने चांदी की हथकड़ी निकाली और उसे हिलाया। ऐसा लगा कि जियांग रुओयुन ने कुछ डरावना देखा है और डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। चले जाओ, मेरी बेटी को मत पकड़ो। मदर जियांग ने गुस्से में जियांग रुओयुन को अपने पीछे छिपा लिया। बेटी, मदर जियांग ने बदमाश होने का नाटक करते हुए अपना सिर उठाया और कहा, अगर तुम मेरी बेटी को पकड़ना चाहते हो तो बूढ़ी औरत के शरीर के ऊपर से निकल जाओ। लंबे कद के सिक्योरिटी ऑफिसर ने पक्का करने के लिए अपने फोन को देखा, फिर जियांग एचुन को देखा। क्या आप सुश्री जियांग एचुन हैं? यह सही है। उं, आप पर किसी को मर्डर करके घायल करने की कोशिश करने का शक है। सबूत पक्के हैं। आपको 5 दिन के लिए हिरासत में रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि आप और आपकी बेटी हमारे साथ आएंगे। हवा अचानक जम गई और सन्नाटा छा गया। जियांग एचुन हैरान रह गया। उसे गिरफ्तार ही क्यों किया जाए? उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई सिक्योरिटी ऑफिसर, क्या आपसे कोई गलती हो गई? मैं हिंसक क्यों हो गया? आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं एक अच्छा नागरिक हूं जो कानून का पालन करता है। लंबे सिक्योरिटी ऑफिसर ने गुस्से में किसी को बुरी तरह घायल कर दिया। हालांकि वह फेल हो गया, फिर भी इंपीरियल कैपिटल में यह एक बड़ी बात थी। इस बात से कि डायरेक्टर ने खुद ऑर्डर जारी किया, हम देख सकते हैं कि यह कितना सीरियस है। इस बार हम यहाँ सिक्योरिटी का काम करने आए हैं, सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदते समय दामों पर मोलभाव करने नहीं। अगर आप इसे लागू करने से मना करते हैं तो हम इसे लागू करने के लिए जरूरी प्रोसीजर के हिसाब से कुछ कदम उठाएंगे। जियांग एचुन डर गई और उसने जल्दी से अपने बैग से 100 युआन के नोटों का एक ढेर निकाला। भाई सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं ये थोड़े पैसे लेकर तुम्हें चाय पिलाऊंगा, भूल जाओ। अफसोस, तुम तस्वीरें क्यों ले रहे हो? लंबे सिक्योरिटी ऑफिसर का चेहरा खराब हो गया और उसने गुस्से से कहा, तुम खुलेआम सिक्योरिटी ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हो और तुम्हें पता है कि क्राइम अगले लेवल पर जाएगा। जियांग रुओयुन ने अपनी किस्मत मान ली। माँ, इसे हटा दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम ये हथकड़ी पहनना बंद कर सकती हो? बेशक कर सकते हैं। यह देखकर कि उसकी बेटी मान गई है, जियांग एचुन ने आह भरते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे क्या मैं सरेंडर कर रहा हूँ? क्या मुझे हल्की सजा दी जा सकती है? नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ने हथकड़ी निकाली और जियांग एचुन को हथकड़ी पहना दी। चलो चलें। जियांग एचुन सदमे से पीला पड़ गया। तुमने मुझे हथकड़ी क्यों लगाई? क्योंकि आप एक क्रिमिनल सस्पेक्ट हैं, इसलिए जाहिर है आपके कामों पर रोक होनी चाहिए। जियांग रुओयुन और जियांग एचुन को ले जाया गया। बाकी एग्जीक्यूटिव और शेयर होल्डर एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। क्या यह अभी भी खुलेगा? चलो चले। भीड़ तितर बितर हो गई। शेन ये येरू को वापस रेस्टोरेंट ले गया। हुआयूं की बॉस जू की पत्नी ली रुओलान डिलीवरी के लिए आ गई। शॉप मैनेजर शेन, मैंने आपके लिए भेड़ की रीढ़ की हड्डी भी खरीदी थी, जो आपने कुल 467 में मांगी थी। आप बस 460 दे सकते हैं। तो धन्यवाद मिस ली। शेन यी ने पेमेंट करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। प्रेस्टीज को 460 ड्रैगन कॉइन मिले। ली रोलान जल्दी में नहीं गया, बल्कि ये येरू को देखा और तारीफ की, यह बड़ी लड़की सच में बहुत हैंडसम है। मैनेजर शेन बहुत लकी है कि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी करने का मौका मिला। जैसे ही शेन ये समझाने वाला था, ये येरू ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सिस्टर ली, आप भी बहुत यंग हैं। अगर आप थोड़ा तैयार हो जाएं तो अच्छी लगेंगी। ये रुओलान कान से कान तक मुस्कुराई। ओह, मेरी बहन का मुंह कितना मीठा है। मैं लगभग 50 की हूँ, मैं अब जवान नहीं रही, मैं पहले से ही एक बूढ़ी औरत हूँ। ये येरू ने आंखें झपकाईं और हैरानी से कहा, सच में?
मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, ली रुओलान और भी ज्यादा खुशी से मुस्कुराई। चाहे वह इस बड़ी लड़की को कैसे भी देखे, वह आंखों को अच्छी लग रही थी। यह लड़की वैनवेस। वैसे मैनेजर शेन, आपका स्टोर कब खुलेगा? मेरा बूढ़ा जू पूरी दोपहर खाने के लिए तड़प रहा है। दुकान शाम को बजे खुलती है। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। शेन यी मुस्कुराए और बोले, मैं आपके लिए एक कॉपी छोड़ दूंगा। ली रुओलान ने जल्दी से हाथ हिलाया। यह कितनी शर्मनाक बात है। आपने मुझे फ्री डिलीवरी दी और इसे मिटा भी दिया, इसलिए मैं इसे आपके लिए रखना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं अब पोलाइट नहीं रहा। थैंक यू मैनेजर शेन। आपका स्वागत है। ली रुओलान गाड़ी चलाकर चला गया। शेन यी ने ये येरू की तरफ देखा, जिसने कुछ गिल्ट के साथ अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। शेन यी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। चीजें हिलाओ। दोनों ने मिलकर मांस और सब्जियां अंदर रख दी। शेन यी ने स्टीम्ड बन बनाना शुरू किया। वह इस प्रोसेस से परिचित था और जल्द ही उसके पास 2 स्टीमर तैयार हो गए। लेकिन उसे एक समस्या मिली। अगर किंडरगार्टन कल इसे लेने के लिए कार भेजता है तो हर तरह के 50 बन देने का वादा किया जाएगा, जो काफी नहीं है। कम से कम एक और स्टीमर की जरूरत है। और जब समय आएगा तो किंडरगार्टन वाले स्टीमर को साथ ले जाएंगे और दोपहर में वापस ले आएंगे। दूसरे शब्दों में, उसे इस्तेमाल के लिए 4 और स्टीमर तैयार करने थे। अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत सारे कुकटॉप हैं जो 3 स्टीमर के लिए बिल्कुल बड़े हैं। लेकिन इससे ज्यादा काफी नहीं था और उसे इसे स्टीम्ड फिश, स्क्रैम्बल्ड एग्स और फ्राइड राइस के लिए रखना पड़ा और भविष्य में अलग अलग तरह की डिशेज बनानी पड़ी। शेन यी ने दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली। 04:30। जल्दी करने का समय है। येरू, मैंने बन और चावल स्टीम कर लिए हैं, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन मैं अभी स्टीमर खरीदने जा रहा हूँ और मैं बाद में योयो को नहीं ले पाऊंगा। क्या तुम उसे मेरे लिए ले आओगे? ये येरू की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी सोच रही थी कि योयो के करीब कैसे जाए, और जब उसे बहुत नींद आ गई तो उसने उसे तकिया दे दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अभी समय नहीं है, आप 55 के आसपास फिर से जा सकते हैं। मैं खेलने के लिए किंडरगार्टन गया था। असल में मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं शुरू में किंडरगार्टन टीचर बनना चाहता था, लेकिन बाद में मेरे पापा ने चुपके से मेरी पसंद बदल दी। शेन यी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक कार चलाऊंगा और मैं 3 व्हीलर उधार लेने के लिए भाई कुई के पास जाऊंगा। जाओ जाओ। चैप्टर 34। यह लड़की बहुत समझदार है। मुझे यह बहुत पसंद है। ये येरू को इलेक्ट्रिक कार को टेढ़मेढ़े तरीके से चलाते, तेज चलाते और अचानक रुकते देखकर शेन यी का दिल बैठ जाता है। लेकिन मीटर से भी कम समय के बाद ये येरू को इसकी आदत हो गई। उसने स्थिरता से गाड़ी चलाई, गति बढ़ाई और कोने के आसपास गायब हो गया। शेन यी ने राहत की सांस ली, दूसरी तरफ देखा और कुई योंगजियान की फूलों की दुकान में चली गई। भाई कुई, क्या आप व्यस्त हैं? कुई योंगजियान ने ऊपर देखा और पाया कि यह शेन यी था। उसने अपने हाथ में रखी माला नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, भाई शेन यी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं दरवाजे पर भाई कुई से ट्राइसाइकिल उधार लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जैसे चाहो खोलो। कुई योंगजियान ने चाबी निकाली और शेन यी के हाथ में रख दी। धन्यवाद भाई कुई। वे सब पड़ोसी हैं, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? शेन यी मुस्कुराया। भाई कुई, आप बिजी हैं, मैं पहले निकलूंगा। इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल का ट्विस्ट हैंडल पकड़े हुए शेन यी को लगने लगा कि अब उसके लिए कार खरीदने का समय आ गया है। इस वीकेंड जाकर इसे चेक करो, थ्रॉटल घुमाएं। कृपया पीछे जाने पर ध्यान दें। कृपया पीछे जाने पर ध्यान दें। 10 मिनट से भी कम समय में ये येरो किंडरगार्टन की ओर दौड़ा। हॉर्न की आवाज से सो रहा सिक्योरिटी गार्ड जाग गया, गुस्से में दरवाजा खोला और बाहर चला गया। भाई सिक्योरिटी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। बाहरी लोग नहीं। ठीक है। ये येरू को गाड़ी में आते देख सिक्योरिटी गार्ड ने अपने माथे से पसीना पोंछा। क्या यह सुबह का बड़ा आदमी नहीं है? मेरी नौकरी लगभग चली गई थी। योयो जिस क्लासरूम में है उसे आसानी से ढूंढकर ये येरू खिड़की के पास लेट जाता है और चुपके से उसे देखता है। ओह, योयो और जिचेंग एक साथ खेलते हैं। इतना खराब भी नहीं। आओ जिचेंग, मेरी चाची योयो की मां बन पाएंगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। दरवाजा अचानक खुला। टीचर लियू ने अपना सिर बाहर निकाला। मिस ये, आप यहाँ क्यों हैं? ये येरू कांप उठा और धीरे से खड़ा हुआ। मिस्टर लियू, मैं अपने भतीजे से मिलने आया हूँ। टीचर लियू मुस्कुराए और बोले, तो मैं जिचेंग को बाहर आने के लिए कहूंगा। ये येरू ने टीचर लियू का हाथ पकड़ा। रुको टीचर लियू, क्या मैं क्लासरूम में आ सकता हूँ? बेशक कर सकते हैं। टीचर लियू ने मन ही मन सोचा, आम लोगों को इजाजत नहीं है।
लेकिन यह मिस ये कोई आम इंसान नहीं है। जिचेंग, तुम्हारी चाची यहाँ हैं। ये जिचेंग ने जब ये शब्द सुने तो उसे राहत महसूस हुई। वह जल्दी से उठा और ये येरू के पास दौड़ा। योयो ने पेंट ब्रश लिया और जल्दी से कहा, मैंने अभी तक पेंटिंग पूरी नहीं की है। अपने भतीजे को पकड़े हुए ये येरू को पता चला। ये जिचेंग के चेहरे पर कई सफेद बंस बने हुए थे। यह बहुत मजेदार था। यह योयो का मास्टरपीस लग रहा था। योयो ने स्वाभाविक रूप से ये येरू को भी देखा। मैं थोड़ा घबरा गया था। तबाह आंटी जिचेंग यहाँ हैं। पिताजी यहाँ नहीं हैं। योयो को पीटा जाएगा। योयो को परेशान चेहरे के साथ अपने छोटे से हाथ में पेंट ब्रश पकड़े हुए देखकर वह बहुत प्यारी लगती है। ये येरू का दिल पिघल गया। वह इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। उसने योयो को इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ योयो, मेरी बहन तुम्हें कुछ बताएगी। योयो सतर्क दिखे और पास नहीं हुए। बहन, मुझे बताओ। योयो यहाँ है और सुन रहा है। यह देखकर कि यूयू और वह इतने करीब हैं, ये येरू को थोड़ी निराशा हुई। लेकिन यह दूसरी बार है जब वह और योयो मिले हैं और भविष्य में यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। इस तरह खुद को दिलासा देने के बाद ये येरू को बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। योयो, पापा के फ्री होने तक रुको, मेरी बहन तुम्हें वापस ले जाए। वास्तव में योयो को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय टीचर लियू ने फोन पर शेन यी द्वारा भेजे गए मैसेज को देखा और यूयू से कहा, यूयू सच कह रहा है, तुम्हारे पिता किसी वजह से नहीं आ सकते। ये मिस ये तुम्हें ले जाएं। टीचर लियू की बातें योयो के दिल में काफी भरोसेमंद हैं। योयो ने सिर हिलाया। ओह ठीक है। ये येरू आया, नीचे बैठा, योयो को देखा और धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम बहन को अपना सिर सहलाने दोगी? बहन तुम्हें बाद में आइसक्रीम खिलाने ले जाएगी। यह सुनकर कि सिर छूने पर आइसक्रीम मिलती है, योयो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, छोटे बच्चे का सिर गोल और गर्म है और उसके बाल मुलायम और छूने में आरामदायक हैं। ये येरू ने अपनी चाची को देखकर मुस्कुराया। छोटी लोली बहुत प्यारी है। बहन, तुम योयो का चेहरा क्यों दबा रही हो? तभी ये येरू को एहसास हुआ कि उसका हाथ योयो के गोलमटोल चेहरे को दबा रहा था। यह भी बहुत अच्छा लगता है। रुआ बहुत कूल लग रही है। मैं सच में किस करना चाहता हूँ। क्या मैं आइसक्रीम का एक और टुकड़ा डाल सकता हूँ और अपनी बहन से उसे निचोड़ने के लिए कह सकता हूँ? अच्छा है। यूयू ने अपने छोटे से दिमाग में सोचा कि वह एक दिन में 2 आइसक्रीम खा सकती है, जो वह कुछ दिन पहले ही खा पाती थी। और इसकी कीमत सिर्फ आपके सिर पर थपथपाना और आपके चेहरे पर चुटकी काटना है। यह बहन अच्छी है। अपनी चाची को खुद को अकेला छोड़ते और उसकी परवाह न करते देखकर ये जिचेंग को थोड़ा अजीब लगा। वह योयो के सिर को छूना और योयो के चेहरे पर चुटकी भी लेना चाहता था, लेकिन उसके पास आइसक्रीम नहीं है। घृणित। 10 मिनट बाद क्लास से बाहर निकलने की घंटी बजी। योयो निराश होकर जमीन पर पड़ा था। ये येरू अनिच्छा से रुक गया। उसे लगा कि 10 मिनट से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद योयो और वह अब उतने करीब नहीं रहे। बाद में कुछ आइसक्रीम और स्नैक्स खरीद लेना, छोटी लड़की बहुत खुश होगी। ठीक है योयो, चलो। ये येरू ने योयो का हाथ पकड़ा और क्लासरूम से बाहर जाने वाला था। ये जिचेंग ने जल्दी से ये येरू की स्कर्ट खींची। आंटी, मैं हूँ। जिचेंग, तुम यहाँ क्यों हो? ओहो हो, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। ये येरू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और माफी मांगते हुए मुस्कुराई। लीफ सिटी। ये येरू ने दोनों छोटे बच्चों को एक साथ पैडल पर खड़े होने को कहा और फिर उन्हें गिरने से बचाने के लिए अपने पैरों से उन्हें बचा लिया। योयो ने ये येरो का पैर पकड़ा और मजबूती से खड़ा रहा। उसे लगा कि इस तरह से सवारी करना काफी ताजा है। ये जिचेंग को बुरा लगा। उसने योयो से चिपके रहने से मना कर दिया और जोर से दूसरी तरफ चला गया। यह दुखी लगता है, लेकिन असल में यह अंदर से बहुत खुश है। पकड़ो, मेरी बहन गाड़ी चलाने जा रही है। ठीक है। ये येरू दोनों छोटे बच्चों को पास के एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले गया। यहाँ अनगिनत दुकानें और स्नैक बार हैं और साइन बोर्ड रंगीन लाइटों से चमक रहे हैं, जिससे लोगों को चक्कर आ रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है और कई स्नैक बार के सामने लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये येरू ने कार पार्क की और उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। आधा चक्कर लगाने और कुछ सिक्योरिटी गार्ड से पूछने के बाद मुझे सेंट्रल ओवरपास के पास एक हागेन-डाज़ स्टोर मिला। यहाँ लाइन में बहुत कम लोग लगे हैं। ये येरू उन दोनों के साथ लाइन में खड़ा हो गया। योयो ने चमकते हुए साइन बोर्ड को हैरानी से देखा। बार बार कंफर्म करें, यह उसका ड्रीम केक है। इससे पहले शेन यी उसे हागेन-डाज़ स्टोर के बगल में मिशेल आइस सिटी में कोन खाने के लिए ले गई थी। हालांकि काओ यिंग का दिल्हान में है। युआन कोन खाते समय योयो का सारा ध्यान हागेन-डाज़ में मिलने वाली आइसक्रीम पर ही था।
सुंदर रंगीन आइसक्रीम बॉल्स, हवा में मीठी खुशबू और आइसक्रीम खाते हुए बच्चे का खुश चेहरा। वह हमेशा याद रखती थी